この世界は間違っている。तो आज हम बात करने वाले हैं बी द बिगिनिंग एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 में हमने देखा कि एंडिंग में जो कोकू होता है वो लाल बाल वाले इंसान को मार देता है और ट्रेन में अपना एक सिंबल बना के वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे हमें विलन कैनी और कोको इन तीनों की एक मन ही मन में कन्वर्सेशन बताई जाती है, जिसमें विलन कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, और जो कैनी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, और कोकू इन सभी बातों में रिप्लाई देता है कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है और आज एपिसोड 2 शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ही हमें एक येलो हुड वाले इंसान को दिखाया जाता है जो एक रैबिट से बात कर रहा होता है, और उसके पीछे ही एक ब्लैक कैप वाला इंसान और एक येलो बाल वाला लड़का खड़ा होता है। और उतने में ही एक ब्लैक कैप वाला इंसान होता है वो इसके सर के पीछे एक रेंच से हमला कर देता है। उसके बाद जब येलो हुड वाले इंसान की आंखें जब खुलती है तो वो खुद को एक सीक्रेट केज में पाता है, और उसके ही बाहर वो दोनों आदमी भी खड़े होते हैं, और वो किसी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। और उस केज के अंदर एक पॉइजन जो एयर होती है, पॉइजन एयर, वो उसके अंदर डाल देते हैं, और उस येलो हुड वाले आदमी से कहते हैं कि तुम्हारा ये बलिदान हमारे प्लान को सक्सेसफुल कर देगा। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और वो येलो हुड वाला इंसान मर जाता। नेक्स्ट सीन में हम कोको को वायलिन प्ले करते हुए देखते हैं, और उसके सामने ही एक लड़का और एक ओल्ड मैन बैठे हुए होते हैं। तो लड़का कोको से कहता है कि कोको, तुम वायलिन प्ले करने वाले ही क्यों नहीं बन जाते, वायलिन रिपेयर करने की बजाय। तो कोको उसको जवाब देता है कि मुझे वायलिन रिपेयर करने वाला ही अच्छा लगता है वायलिन प्ले करने की जगह पे। देखो ना, ये वायलिन 300 साल पुराना है। ये तो अच्छी बात है कि इस वायलेंट के ओनर ने इसे कांच में या फिर किसी म्यूजियम में तो नहीं रखा, बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ी इस वायलेंट को रिपेयर किया। मैं चाहता हूँ कि ये वायलेंट अगले 300 साल तक बना रहे, मतलब अगर मैं मर भी जाऊँ फिर भी मेरी झलक इस वायलेंट में दिखती रहेगी। इसी को सुनते ही जो ओल्ड मैन होता है वो कोकू को शाबाशी देते हुए कहता है कि यही होता है असली क्राफ्टमैन, जो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से क्राफ्ट करता हो। और देखो, एक तरफ मेरी बेटी जो पुलिस में जाके बैठ गई है। तो इसी के साथ हमें पता चल जाता है कि लिली जो है वो इसकी बेटी है, और जो बाजू में बैठा लड़का होता है वो इसका एक बेटा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रायन को दिखाया जाता है जो कायला को एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसका नाम मार्केट मेकर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है उसके हाथ पे एक अलग ही सिंबल होता है। तो इसमें ही कायला ये देखकर चिढ़ जाती है, कि कहती है कि तुमने ये चीप सी ऑर्गेनाइजेशन दिखाने के लिए मुझे बुलाया है, और वो इसके ऊपर चिढ़ जाती है। उसके बाद में हमें एक क्राइम सीन पे लेके जाते हैं जहाँ पे सारी आरआईएस की टीम भी होती है, और वहाँ पे लिली और बोरिस भी होते हैं। वहाँ पे 3 मर्डर्स हो चुके थे और वो भी नहीं किए थे। वहाँ पे सारे मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, और उतने में ही हमारा एनी वहाँ पे आता है, और उसे आते लिली देख लेती है। और लिली एक पुलिस ऑफिसर को कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे सिविलियंस अलाउड नहीं है। तो तभी कैनी कहता है कि तुम सब ये जानबूझकर कर रही हो, राइट। और उतने में ही बोरिस आकर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम फिर से आरआईएस में ज्वाइन हो गए हो। उतने में ही फिर कैनी होता है और वो जाके बी के मार्क पे जाके ध्यान से देखता है, और फिर वो बताता है ये मर्डर बी ने नहीं किया है, बल्कि कोई तो है जिसने ये मर्डर किया है, बट वो ये सारा इल्ज़ाम बी के ऊपर डाल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें वही येलो हुड वाले इंसान को दिखाते हैं जो पहले वाले सीन में मर गया था, और आरआईएस वाले भी वहाँ पे होते हैं। वो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पे हमें कैनी और गिलबर्ट रॉस इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन दिखाते हैं, जहाँ पे गिलबर्ट रॉस कैनी को बताता है कि इस इंसान का मर्डर
एक पॉइजन गैस से हुआ है जो कि मार्केट में नहीं है और इसका एंटीडोट अभी तक बना नहीं है, बट ये गैस काफ़ी जानलेवा है। तो बदले में कैनी गिलबर्ट से कहता है कि क्या तुम इसका एंटीडोट बना सकते हो। तो गिलबर्ट कहता है कि नहीं, मैं इसका एंटीडोट तो नहीं बना सकता, बट इसकी एक प्रिवेंटिटी ज़रूर बना सकता हूँ। अब प्रिवेंटिटी मतलब कि जब ये पॉइजन गैस हमारे अंदर जाएगी तो जो प्रिवेंटी होगी वो इस गैस को ज़्यादा फैलने से बजाय रोके रखेगी और इस गैस को कम फैलने देगी। कैनी होता है वो वहाँ से चलते बनता है और कहता है कि कुछ ना होने से तो अच्छा ही है कि तुम इसकी प्रिवेंटिव बना दो। और सीन शिफ्ट होता है और हमें आरआईएस के ऑफिस में लेके जाते हैं। वो एक केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। एक आदमी को अपने ही इनविटेशन कार्ड पे किलर बी की तरफ से वार्निंग आई होती है और वो वार्निंग किलर बी की तरफ से नहीं, तो जो किलर बी को पकड़ने वाले हैं उनकी तरफ से होती है। तो इसलिए एरिक जो है वो प्लानिंग करता है और उसमें ही कायला जो है वो एरिक को बताती है कि ये इंसान पिछले 6 महीने से गायब था और मे भी हो सकता है कि गैस इसी ने बनाई हो। और कायला बाकी चोरी हुए इक्विपमेंट्स पे अपनी रिपोर्ट देती है। उतने में ही कैरी एरिक होता है वो ये सब पब्लिक को ना पता चले इसलिए सभी को साइलेंस रहने के लिए कहता है। उतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कोको को दिखाते हैं जो कि एक न्यूज़ सुन के अपना हाथ जानबूझ के काट के वहाँ से बहाना करके उस ऑफिस से निकल जाता है। जिस बिल्डिंग में पार्टी थी वहाँ पे सारे आरआईएस के मेंबर पहुँच जाते हैं और कायला जो है वो अपना एक प्रोग्राम उस बिल्डिंग में सेट करती है कि अगर कोई भी बंदा इधर उधर ऐसे ही बिन फालतू के भागेगा तो वो उसे अचानक से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद एरिक सब यूनिट से पूछता है कि तुम लोगों को कुछ गड़बड़ी दिख रही है, तो सारे लोग सब यस बोल देते हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं दिख रही है करके। लेकिन जो क्लिथ होता है उसे एक अजीब सी औरत दिख जाती है और वो अलग अलग एंगल से उसे औरत को देखने लगता है, लेकिन उतने में ही उसे एक गाड़ी ठोक लेती है। इसलिए वहाँ पे जो बोरिस होता है वो भी सब ओके बोल देता है। उस पार्टी में कोकू भी आया होता है और वो अपना भेष बदल के आता है। तभी उतने में कोकू के बाजू में से एक लड़की गुजरते हुए जाती है जिसकी आंखें लाल कलर की हो जाती है और कोकू की भी आंखें लाल हो जाती है। उसके ही बाद में एक औरत को दिखाते हैं जो कि एक बहुत ही अलग ड्रेस पहन के आ जाती है जो कि उस पार्टी की थीम नहीं थी। उतनी अलग ड्रेस और सारे लोग उसे सेलिब्रिटी की तरह देख रहे थे और वो अपने एक हाथ अपने आँख पे रखती है और कुछ तो कहती है। उतने में ही एक आदमी एक इंसान को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो कायला की प्रोग्राम की वजह से वो पकड़ा जाता है। उसके बाद वो बंदा उस बंदे को पकड़ने के लिए हथकड़ी निकाल रहा होता है, उसे पहना रहा होता है, लेकिन तभी वो आदमी कुछ ब्लू गैस ऐसा कुछ करके कहता है और वहाँ के सारे सिस्टम्स अनलॉक हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे लाइट चली जाती है और सारी एंट्रीज एग्ज़िट सब बंद हो जाते हैं। कायला ट्राई करती है उसे अनब्लॉक करने में, लेकिन कायला भी इसमें फेल हो जाती है और वो लड़का कहता है कि 9 बजे तक इस पूरी बिल्डिंग में गैस भर जाएगी और हम सब मारे जाएंगे, बल्कि हम सभी नहीं बल्कि पूरी शहर के लोग मारे जाएंगे। फिर जो ऑफिसर होता है वो उस बंदे से कहता है कि भाई ऐसे तो तू भी मर जाएगा, लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं भी मर जाऊंगा लेकिन तुम सब भी मर जाओगे और कल मेरी न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में मेरी ही हेडलाइंस होंगी और मैं एक लेजेंड बन के कहलाऊंगा। और वो एक वीडियो भी दिखाता है जो कि पहले सीन में उस आदमी को मारा गया था, वो वीडियो भी दिखाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोको को दिखाते हैं जो उस लड़की का पीछा करते करते टेरेस पे आ चुका था और वो लड़की कोको के बारे में कुछ कहने लगती है। वो लड़की कोको से कहती है कि मैं उस आदमी के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगी, पर मैं उसे तुम्हें मैं उसके पास लेके आ सकती हूँ। और कोको एक नाइफ निकाल लेता है तो वो लड़की डरने का नाटक करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं उसकी तरह डर जाऊंगी, मैं उससे ज़्यादा फास्ट हूँ। और इन दोनों की फ़ाइट होने लगती है और फाइट करते करते कोको उस लड़की की स्पीड देखता है और कहता है कि कौन हो तुम, और नीचे से
बिल्डिंग के नीचे से भी क्लिथ भी देख रहा होता है वो फाइट, और लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि कौन फाइट कर रहा है।